अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और सेहत की भी बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमने जो पढ़ना है सेल ऑर्गेनेली वो है साइटोप्लाज्म। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि साइटोप्लाज्म है क्या, और ये सारी और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमने जो मेन चीज़ें डिस्कस करनी है वो यही है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, और वो स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन हमने डिस्कस करना है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस containing a variety of cell organelles and other inclusions such as insoluble waste and storage products। कि ये एक एक्वस सब्सटेंस पे कंसिस्ट होता है जिसमें बहुत से वैरायटी होती है सेल ऑर्गेनेलिस की, और इसमें इंसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी होती हैं। यानी सेल के अंदर अगर हम देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जो दूसरी चीज़ मेन चीज़ होती है वो साइटोप्लाज्म होती है। और जो साइटोप्लाज्म एक्चुअली लिक्विड टाइप का एक्वस मटेरियल होता है, और इसी के अंदर तमाम सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं, यानी गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा वेस्ट स्टोरेज प्रोडक्ट्स ये सब भी इसमें होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द टू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। क्या बताया गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल है, पहले तो आपने याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो पुराना होता है, मॉडर्न होता है, और ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल वो है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यू होता है, मॉडर्न होता है, उसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है और बहुत से अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यूकैरियोटिक सेल को का जो लिविंग कंटेंट है दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को ही कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, आपने क्या जवाब देना है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा सेल वॉल में कि क्या पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म ही सेल वॉल को सेक्रीट करता है। तो यही प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही मिलकर सेल वॉल को बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, साइटोसोल। इट इज द soluble part of the cytoplasm. It forms the ground substance of the cytoplasm. Chemically, it is about 90% water. It forms the solution containing all the fundamental molecule of life. समझ आया कि सारी वही मेन बातें बताई गई हैं कि साइटोप्लाज्म सॉल्युबल पार्ट है, और ग्राउंड सब्सटेंस जो है इसका साइटोप्लाज्म का वही साइटोसोल बनाता है। केमिकली ये 90% वाटर पे कंसिस्ट होता है, और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ के। उसके बाद है ट्रू सॉल्यूशन। साइटोसोल के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आइंस होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बनाती है। फिर दूसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन दो तरह की होती है, एक ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाती हैं, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाती है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, या सोल या जेल, दो फॉर्म में हो सकता है। सोल जो है वो क्या है, नॉन विस्कॉस कोलॉइडल सॉल्यूशन सोल कहलाता है, यानी ऐसा जो कि गाढ़ा, ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जो गाढ़ा ना हो उसको हम सोल कहते हैं। जबकि जेल क्या है, विस्कॉस कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जेल। पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल आर ओपन लाइक अ जेल। आप हेयर जेल भी यूज करते हैं बालों में, आप देखते हैं कि वो बिल्कुल जेली की तरह का होता है, और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, यानी पतला नहीं होता, बहुत गाढ़ा होता है। तो इस सेम ऐसे चीज ये बताया गया है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो सोल और जेल फॉर्म में होता है। और जेल कौन सी जगहों पे पाया जाएगा, सेल का जो पेरिफेरी वाला पार्ट है यानी किनारों वाला पार्ट है वो जेल वाला होता है। उसके बाद है इंक्लूजन्स। दीज आर द insoluble waste and storage products। इंक्लूजन्स क्या हैं, insoluble waste and storage products हैं। फिर है ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम उसका देखेंगे लास्ट में फंक्शन के साइटोप्लाज्म क्या काम कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म का वो ये है कि ये स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है। कि आपने अभी पढ़ा ना कि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं, और इसमें इंक्लूजन्स भी होती हैं, सौर और जेल होता है, सेल वॉल भी इसी से बनती है। तो ये मेन पॉइंट है, मेन जगह है सेल की, और इसीलिए इसको स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये वाइटल केमिकल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स को स्टोर करता है अपने अंदर। Number two, it is also a site for certain metabolic process such as glycolysis।
बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है यहाँ ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के, जैसे डाइजेशन वगैरह होती है हमारी, इनको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। उसी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस भी होती है। ग्लाइकोलाइसिस आप डिटेल से पढ़ेंगे और हो सकता है आप लोगों ने एफएसए में साइंस वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस क्या है। In living cells, the cytoplasm contains several cell organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, nucleus, plastids, ribosome, lysosome and centriole। के लिविंग सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है उसके अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनेली, वही दोबारा से बताया गया है कि ये तमाम सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। लास्ट फंक्शन ये है, द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया move about in cytoplasm due to cytoplasmic streaming movement. This is an active mass movement of cytoplasm। के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है साइटोप्लाज्म का वो ये है कि ये सेल ऑर्गेनेलिस को फ्लोट कराता है, फ्रीली इसके अंदर मूव कर रही होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करती हैं, जैसे लहरों की तरह बहते हुए जाती हैं इस तरीके से, और ये एक्टिव मैस मूवमेंट होती है। तो ये एक और सेल ऑर्गेनेली जो हमने पढ़ा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम इसी तरह बाकी पढ़ते जाएंगे।